नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेरठ से ये बड़ी खबर है, जहां सरधना सीएचसी में ग्रामीणों का धरना जारी है। देर रात से ही धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। सरधना सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सचिन को हटाने की मांग को लेकर यह धरना जारी है। तबादले के बाद भी डॉक्टर सचिन को रिलीव नहीं किया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। आज भी अलग अलग गांव से लोग सीएचसी पहुंचेंगे और बड़े आंदोलन की तैयारी आज की जाएगी। संगीत सोमसेना और राजपूत उत्थान समिति बड़े आंदोलन की तैयारी में है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सचिन पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सरधना सीएचसी पर ग्रामीणों का धरना जारी है। कल ये प्रदर्शन शुरू हुआ और फिर इसके बाद धरना देर रात तक चला। धरना अभी भी जारी है। आज भी कई और गांव के लोगों के पहुंचने की बातें सामने आ रही हैं। और अगर हमारी सीएचसी पर भारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएचसी पर भारी मुर्दाबाद। विधानसभा है और क्या नाम सिवाल खास विधानसभा है और इसके आसपास के जितने भी लोग हैं, हर गांव से लोग यहाँ पर आना शुरू होंगे। और इस टाइम जो है वो हर गांव के जो प्रमुख लोग हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो यहाँ बैठे हैं। अभी 50-60 लोग। बात करते हैं मऊ की, जहां नकली सीमेंट फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही ये फैक्ट्री चल रही थी और सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने शिकायत मिलने के बाद छापेमारी की और इस दौरान मौके से 68 बोरी नकली सीमेंट को जब्त किया गया है। ब्रांडेड सीमेंट की बोरियों में नकली सीमेंट भरा जा रहा था और इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं अमरनाथ सिंह, इंडस्ट्रियल एरिया बड़ुआ गोदाम के पास ये प्लाट में अवैध सीमेंट, नकली सीमेंट बना रहे थे। ये बोरियां तैयार ले लेते थे जो ऊपर से सिली हुई रहती थी, थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे उसमें और कीप के माध्यम से उसमें भरते थे। ये जो ख़राब सीमेंट होता है और जो डस्ट होता है उसको इकट्ठा करते थे और उसको मिक्सिंग प्लांट लगा रखा था इन्होंने अपना। उसमें मिक्सिंग प्लांट में मिक्स करके और उन बोरियों में भर के और सील करके, कुछ अल्ट्राटेक के नाम पे, कुछ वहाँ रिलायंस की भी बोरियां मिली हैं। तो जब पुलिस पहुंची है वहाँ, तो इन्होंने कुछ बोरियों को पीछे इनके लोग जो मजदूर वगैरह थे और ये लोग थे, इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करने का भी, जलाने का भी प्रयास किया। अब खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से है, जहां मिलक लच्छी गांव में कबाड़ी के गोदाम में आग लग गई और इससे गोदाम में सो रहे 2 मजदूरों दम घुटने से मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी और इसमें 2 मजदूर पहले बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं, मथुरा से बड़ी खबर है, जहां कोसीकला इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा हुआ है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। निर्माणाधीन फैक्ट्री में काम करते वक्त गिरने से यह हादसा हुआ और इसमें दोनों मजदूरों की जान चली गई। पुलिस ने दोनों मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मथुरा के कोसीकला के इंडस्ट्रियल एरिया में यह हादसा हुआ। निर्माणाधीन फैक्ट्री में काम कर रहे थे मजदूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मुजफ्फरनगर की करते हैं, जहां पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे पर प्रशासन ने एक धार्मिक स्थल को बुलडोजर की मदद से हटा दिया। बताया जा रहा है कि सभी लोगों की सहमति से प्रशासन ने इस काम को अंजाम दिया। निराना गांव के पास 40 साल पुराने मदरसे को हटाया गया। दरअसल पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AB पर पिछले कई महीनों से काम चल रहा है, जिसके चलते बीच में आने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने का काम किया गया। 40 साल पुराना ये मदरसा बताया जा रहा है, जिसको हटाने का काम किया गया। ये पानीपत खटीमा मार्ग जो है 709 AD के रूप में जाना जाता है। यहाँ शेर नगर से लेकर के निराना तक हमारे क्षेत्र के अंतर्गत है। तो जो NH की जद में आ रहे हैं उनको
हटाया जा रहा है। तो इसमें ग्रामीणों के सहयोग से इसको हटाया गया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, सभी का सहयोग है। और बात करते हैं गाजीपुर की, जहां गाजीपुर में भी बुलडोजर चला है। पूर्व राजस्व कर्मचारी के अतिक्रमण को गिराया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। चक रोड की जमीन पर अवैध गेट बनाया गया था, जिसको प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गिरा दिया। तो बड़ी खबर गाजीपुर से आपको बता रहे हैं। तारकपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और तमाम अधिकारियों पुलिसगण मौजूद थे, जिनकी समक्ष अतिक्रमण को हटवाया गया। आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर की बात करते हैं, जहां जेवर एयरपोर्ट के पास बुलडोजर चला है। यमुना विकास प्राधिकरण और बुलंदशहर प्रशासन ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास बुलडोजर चला और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो अवैध रूप से मकान बनाए गए थे, उस पर कार्रवाई की गई है। यमुना विकास प्राधिकरण और बुलंदशहर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। अवैध कॉलोनियां जो बनाई गई थी, उनको जमींदोज किया गया है। बात सीतापुर की कर लेते हैं, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदू संगठनों की शिकायत पर मौके पर पुलिस पहुंची और इस दौरान धर्मांतरण से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। थाना लहरपुर इलाके के गेरुआ गांव में धर्मांतरण किए जाने का आरोप लगा, जिसकी शिकायत हिंदू संगठनों को मिली थी। हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब बात कर लेते हैं निकाय चुनाव की। लखनऊ से ये बड़ी खबर है। निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर आज फिर सुनवाई होगी। कल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज की तारीख दी थी। सर्दी की छुट्टी होने के बावजूद आज स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 10:15 पर सुनवाई शुरू हो सकती है और आज कोर्ट फैसला सुनाएगा या फिर निकाय चुनाव पर अगली तारीख मिलेगी, इस पर सभी सियासी दलों की नजरें टिकी हुई हैं। निकाय की स्पेशल क्लास 2023 में होगी अग्नि परीक्षा। निकाय का चुनाव हुआ लेट, कब तक करना होगा वेट। कब बजेगा 24 के सेमीफाइनल का बिगुल, बिना ऐलान के सियासत हाउसफुल। जिस निकाय चुनाव को राजनीति के जानकार 2024 का सेमीफाइनल बता रहे हैं, जिसके जरिए राजनीतिक दल चुनावी बिसात बिछा रहे हैं, उस निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान बढ़ता ही जा रहा, क्योंकि जब से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाई है, कोर्ट में सुनवाई टलती जा रही। क्योंकि 23 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई होती उससे पहले ही कोर्ट ने अगले दिन की तारीख मुकर्रर कर दी। अब 24 दिसंबर को स्पेशल कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो सुनवाई अब तक पूरी नहीं हुई, क्या वो स्पेशल कोर्ट की एक दिन की सुनवाई में पूरी हो जाएगी? ये सवाल इसलिए है कि अब हाई कोर्ट की छुट्टी भी शुरू हो गई है। मतलब निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही ना हो पा रहा हो, लेकिन कोर्ट में तारीख पर तारीख जरूर मिलती जा रही। निकाय चुनाव के लिहाज से 24 दिसंबर का दिन काफी अहम माना जा रहा है। निकाय चुनाव के मामले में 23 दिसंबर को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई। वैसे तो 24 दिसंबर से कोर्ट में शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता की मांग पर, उनके अनुरोध पर अब इस मामले की 24 दिसंबर को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब सबकी निगाहें इस पर है कि कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है। कोर्ट सुनवाई के बाद इस मामले में कोई फैसला देगा या फिर आगे की कोई और तारीख दे दी जाएगी। वहीं अब निकाय चुनाव में हो रही देरी पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव में देरी के लिए भाजपा याचिका दाखिल करने वालों को जिम्मेदार बता रही, तो सपा गलत आरक्षण पर सवाल उठा रही। जहां तक निकाय चुनाव से संबंधित विषय है, हम लोगों की पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र करके चुनाव टलवाना चाहते हैं।
लेकिन प्रदेश की, देश की जनता इन सारे विषयों को जानती है। सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। ये सारे प्रयोग कर चुके हैं और 2019 में जनता ने जिस प्रकार का जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में दिया है वो हमारे सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को मालूम है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी, इसलिए वो नगर निकाय के चुनाव को टालना चाहती है। अब सवाल इस बात का है कि अगर शनिवार को निकाय चुनाव पर फैसला नहीं आया तो क्या होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अब निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति क्या बदल पाएगी, क्योंकि सवाल सिर्फ रणनीति बदलने का नहीं, सवाल गठबंधन का भी है, क्योंकि भाजपा हो या सपा, सबके अपने अपने सहयोगी हैं। जहां सिंबल देने की जरूरत पड़ेगी सिंबल देंगे, और जहां फ्री छोड़ने की जरूरत पड़ेगी वहां फ्री भी छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में गठबंधन भी है निषाद पार्टी के साथ, अपना दल के साथ। निषाद पार्टी दावेदारी कर रही है, सीट मांग रही है निकाय चुनाव को लेकर के, तो क्या सहयोगियों को भी दी जाएगी सीट? गठबंधन का निर्णय तो केंद्र का है, केंद्रीय पार्टी जो तय करेगी उस पर काम करेंगे, लेकिन कोई समस्या नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। चूँकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और उस पर सुनवाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जब भी चुनाव होंगे, अभी अगर होते हैं तो अभी भी तैयार हैं, अगर कभी भी होते हैं तब भी तैयार। मतलब एकदम साफ है, निकाय की लड़ाई जितनी लेट हो रही, सियासी बयानबाजी उतनी ही तेज हो रही, लेकिन सवाल बड़ा है कि निकाय का ये चुनाव आखिर सुनवाई के भंवर से कब बाहर निकलेगा, क्योंकि जितनी जल्दी इस पर फैसला आएगा उतनी जल्दी इसकी तारीख का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। लखनऊ में आज अटल स्वास्थ्य मेले का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। विकासनगर मिनी स्टेडियम में 2 दिन का स्वास्थ्य मेला लगेगा, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर इसका आयोजन किया जाएगा। शाम 5 बजे कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, और इस कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास समेत कई मशहूर कवि कविता पाठ करेंगे। तो शाम 5 बजे यह कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और एक और बड़ी खबर बता दें आपको, आज दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहले ही दिल्ली में मौजूद हैं। यूपी को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में ही मौजूद हैं, तो वहीं भाजपा संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात करेंगे सीएम। आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार को सीएम योगी ने टीम 9 के साथ कोविड-19 को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डीजीपी डीएस चौहान और राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने कोरोना से निपटने के इंतजामों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम योगी ने अस्पतालों में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट चालू रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि सार्वजनिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क का इस्तेमाल करें। बैठक में कोविड के अलावा कानून व्यवस्था, आगामी त्योहार, शीतलहर और विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। सीएम ने सभी डीएम, मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए। साथ ही गश्त बढ़ाने को भी कहा गया है। बैठक में क्रिसमस पर साफ सफाई और नए साल के अलावा आगामी त्योहारों पर खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने यूपी में ठंड के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए कहा कि कोई भी शख्स खुले में ना सोए। अधिकारी ऐसे लोगों को रैन बसेरों में ठहराएं और डीएम रैन बसेरों की व्यवस्था की निगरानी करें। बैठक में जन शिकायतों के निस्तारण की भी समीक्षा की गई। तो बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही उच्च स्तरीय बैठक खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं बैठक के बाद सभी लोग यहां से निकलते हुए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री भी है वो यहां से इस समय निकल रहे हैं। किस तरह की बैठक रही है? ये इन्वेस्टर समिट को लेकर के, कोविड को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, सफाई को लेकर के ढेर सारे मुद्दे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी
जिलाधिकारियों को, मंडलायुक्तों को, पुलिस कमिश्नर्स को, पुलिस अधीक्षकों को, साथ में सभी वरिष्ठ उच्च अधिकारी थे और निर्देश दिए हैं प्रदेश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कोविड के आने वाले जो अन्य देशों से सूचनाएं आ रही हैं उनके बारे में सचेत किया है कि हर स्थिति में प्रदेश को हम सुव्यवस्थित ढंग से साफ सफाई के साथ, इसके अलावा कोविड के प्रकोप को देखते हुए कि हर स्थिति में हमारे जो पुराने आईसीयूज़ थे उनको चालू किया जाए, हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स थे उनको पुनः चालू हालत में रखा जाए। इसके अलावा दवाइयाँ और बेड्स के बारे में भी चिंता हुई है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। तो जो भीड़ भाड़ भरे हुए स्थल हैं, सिनेमा हॉल हैं, हवाई अड्डे हैं, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है और अन्य जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पर जब भी भीड़ भाड़ में जाएं, पूरे प्रदेश के नागरिकों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सभी लोग मास्क लगाएं और साथ ही साथ शारीरिक दूरी बनाए रखें और हैंड सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करें। कानून व्यवस्था को लेकर के सचेत रहने के लिए कहा है, लगातार गश्त बढ़ाएं क्योंकि अभी त्यौहार आ रहे हैं और नए साल का भी आगाज होने वाला है, तो उस सब मामले में बहुत सतर्कता के साथ काम करें। कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में अब सड़क पर खुले आसमान के नीचे न रहने पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी को रैन बसेरों में ले जाएं और रैन बसेरे व्यवस्थित ढंग से रहें। जिलाधिकारी महोदय खुद, सभी जिलाधिकारी महोदय खुद इसका निरीक्षण करें और ये जिम्मेदारी के साथ देखें कि उनको कहीं कोई दिक्कत न होने पाए। निर्देश थे जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि आगे त्योहारों का समय है, क्रिसमस है, नए साल के कार्यक्रम होंगे, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जाए, जो गश्त है पुलिस की उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा अगर कोरोना की बात करें तो जो गिरजाघर हैं उनके आसपास सैनिटाइजेशन का काम किया जाए और इसके साथ में पूरी व्यवस्था हो जिससे कोविड के फैलने की कोई संभावना ना रहे। जहाँ तक बात करें रैन बसेरों की, शीतलहर का वक्त है, ऐसे में जो लोग, कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए बल्कि हर व्यक्ति अगर कोई मिलता है उसको रैन बसेरे तक पहुँचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी भी साझा की जाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। खबर मुख्तार अंसारी और उनके बेटे विधायक अब्बास अंसारी से जुड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड 5 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। ईडी ने मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। वहीं इस मामले में जेल में बंद मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा उर्फ शर्जील की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। दोनों को कोर्ट ने 5 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अब्बास अंसारी चित्रकूट और आतिफ रजा प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। और अब खबर मऊ से, जहां सुभाषपा और पार्टी के बागी नेताओं के बीच घमासान जारी है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से बगावत कर चुके रामजीत राजभर ने ओम प्रकाश राजभर से अपनी जान को खतरा बताया है। रामजीत राजभर ने इस मामले में मऊ सीओ सिटी के सामने लिखित तहरीर दी है, जिसमें रामजीत राजभर ने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है और ओम प्रकाश राजभर के समर्थक उन्हें जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। रामजीत राजभर फिलहाल सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। ये धमकी आज हमको 3 दिन से जो है ओम प्रकाश राजभर के कुछ दबंग लोग हैं जो हमको 11 बजे रात को फोन करके और हमको बार बार कह रहे हैं कि अपना लैंग्वेज सुधार लो, नहीं तो तुमको अच्छा पड़ेगा। ये हमको धमकी है, जो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले भी बता चुका था कि मेरी जान की खतरा है और ओम प्रकाश राजभर मेरी हत्या कभी भी करा सकते हैं। तो मैं जो है मऊ सदर सीओ को मैं जो है अपना दरखास्त दे चुका हूँ। ये प्रार्थना पत्र दिए हैं तो इसकी जांच होकर पता चल जाएगा सही बात क्या है। धमकी है, अगर कोई धमकी दे रहा है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसके खिलाफ सर तहरीर दिए गई? तो ये एक नंबर से दिया है इन्होंने, तो नंबर के बारे में पता कर लिया जाएगा कि नंबर कौन किसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है जी, फिर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो एबीपी गंगा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।